हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हम लोग ओनली आईएएस के पॉलिटी वाले रिवीजन सीरीज डिस्कस कर रहे थे और अब तक हम लोगों ने एक लंबा सफ़र तय कर लिया है पॉलिटी में। और अप्रोक्स आपके मोर देन 75% टॉपिक जो आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं वो ख़त्म हो चुकी है। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थी वो ख़त्म हो चुकी है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अभी बचा हुआ है वो है आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहने का मतलब ये हुआ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। आपको पता होगा कि जब ओरिजिनल संविधान आपका बना था तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दैट इज योर पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी वो हमारे संविधान में नहीं था। इसको बाद में संवैधानिक संशोधन कर कर ऐड किया गया और फेमस 73rd अमेंडमेंट फॉर पंचायत एंड 74th अमेंडमेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी ये लाई गई, ऐड करी गई संविधान में, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया आपके पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज हमारे देश में इससे पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट ब्रिटिश टाइम से ही या फिर उससे पहले भी सिस्टम ऑफ पंचायती राज वो कहीं ना कहीं डिफरेंट रीजन लोकेशन में मौजूद थे और कहीं ना कहीं उसी की कंटिन्यूटी जो है हमें ब्रिटिश पीरियड में एज वेल एज पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी देखने को मिलती है। बस फर्क ये हो गया है कि उस समय कोई हमारा संविधान नहीं होता था, अब हमारा संविधान है, उसके अंतर्गत डिटेल प्रोविजन है उसके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, है ना। और टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी सर्टेन प्रोविजंस को मैंडेटरी करा गया है। कुछ आपके डिस्क्रिशनरी प्रोविजन भी है जो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितना पावर पंचायती या म्यूनिसिपैलिटीज को देती है। एंड लेट्स बिगिन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इंटरेस्टिंग भी है। तो बेसिकली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 की मदद से मिली। 73rd पंचायत एंड 74th म्यूनिसिपैलिटी। और याद रखना है आपको 100% कि लोकल गवर्नमेंट आपका स्टेट सब्जेक्ट है अंडर द 7th शेड्यूल। इसको कंकरेंट में मत डाल देना, अदरवाइज गलत हो जाएगा। लोकल गवर्नमेंट इज ए स्टेट सब्जेक्ट अंडर द 7th शेड्यूल। एंड आर्टिकल 40 की बात करें तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि द स्टेट शैल टेक अ स्टेप। आर्टिकल 40 आप समझ रहे हो ना डीपीएसपी का। आर्टिकल 40 रीड्स दैट द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इंडो देम विद सच पावर एंड अथॉरिटी जो नेसेसरी होंगे टू एनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। तो कहीं ना कहीं इससे मोटिवेट होकर जो गवर्नमेंट है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लाइक द पंचायती एंड म्यूनिसिपैलिटीज एंड जो नेसेसरी पावर देने हैं उनको वो भी दिया। बट इसकी कुछ अभी कमियां भी हैं, वीकनेस भी है, हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कभी अनदर सेशन में कि क्या इसके कंप्लीट कंटेम्प्रोरी इश्यूज है ना, क्योंकि ये आपके मेंस टॉपिक के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और ये याद रखना है राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टेब्लिश पंचायती राज and this scheme was inaugurated by the Prime Minister Jawaharlal Nehru on October 2, 1959 नागपुर नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। बट उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो था नहीं, है ना। बट उस समय से ये विचार चलने लगी थी कि कहीं ना कहीं हमें ये जो पंचायती सिस्टम है उसको ऑल इंडिया लेवल पर लाना है। दैट्स वाई प्रयास करते करते अल्टीमेटली आपका 1992 में ये प्रयास सफल होता है। इससे पहले वेरियस कमिटीज भी बने थे, हम डिस्कस करेंगे। And the subject of urban local government is dealt with Ministry of Housing and Urban Affairs plus Ministry of Defense plus Ministry of Home Affairs। बस ये आपको याद रखना है। अर्बन लोकल गवर्नमेंट के जो सब्जेक्ट मैटर है वो डील विद 3 मिनिस्ट्री, हाउसिंग अफेयर्स, डिफेंस मिनिस्ट्री एंड होम अफेयर्स मिनिस्ट्री। और अगर हम बात करें इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम तो उससे पहले तो आपको वेरियस कमेटी बनाई गई होंगी गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। उन सबों ने रिकमेंडेशन दिया होगा। फॉर एग्जांपल 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी गठित करी गई थी और इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव यही था कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं एज वेल एज नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज चलाए जा रहे हैं उसके वर्किंग को एग्जामिन करना, याद रखना है ना। इसी में इनडायरेक्टली रिकमेंड करी गई थी कि 3 टायर्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम हो, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल किया जाए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी चेयरमैन ऑफ जिला परिषद हो, है ना। तो इसमें ये रिकमेंडेशन किया गया था 3 टायर सिस्टम, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी चेयरमैन ऑफ जिला परिषद। फिर आपका आता है 1977 में अशोक मेहता कमेटी। ये आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिवली वाज ऑन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसमें बट ये बोला गया
कि 2 टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव बॉडी जिला परिषद होगा। रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनलिटी यानी कि इसको संवैधानिक दर्जा भी मिल जाए। न्याय पंचायत भी होगा टू डील विद द क्रिमिनल केसेस। एंड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होने चाहिए। साथ ही साथ डेवलपमेंटल फंक्शन से भी ट्रांसफर्ड टू सीईओ ऑफ जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो रेगुलेटर के रूप में काम करेंगे और रेवेन्यू फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ये आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देखेगा। एंड मिनिस्टर फॉर पंचायती राज इन द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने चाहिए यानी कि देयर शुड बी अ मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज इन द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट भी प्रोवाइड किया जाए फॉर एससी एससी on the basis of their population and constitutional recognition should be accorded to पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ये तो बोला गया। इसमें ये भी बोला गया कि इससे होगा क्या, तो सैंक्टिटी एंड स्टेट्यूर एंड एश्योरेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शनिंग, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया जाएगा तो होगा ये कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट कहीं पर इंप्लीमेंट करेंगे, इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे, कुछ पावर देंगे, कुछ पावर नहीं देंगे। दैट्स वाई टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड कंटिन्यूअस फंक्शनिंग इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाए कि आपका इलेक्शन हर 5th ईयर में होगा और इनके फंक्शंस भी डिमार्केट कर दिया जाए सो दैट फंक्शनिंग कंटिन्यूअस हो। एंड फिर आपका आता है 1978 में दंतेवाला कमिटी ऑन ब्लॉक लेवल प्लानिंग। एंड 1984 में हनुमंत राव कमेटी ऑन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। एंड 1985 में GVK राव कमेटी जो एग्जामिन करेंगे प्रोग्राम्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन। इसमें रिकमेंडेशन आई कि जिला परिषद जो होगा वो पाइवटल इंपॉर्टेंस का है। एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर लेवल्स शुड बी असाइन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, है ना। तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो होगा वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एट डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर लेवल पर असाइन किए जाए। एंड पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर वो क्रिएट की जाए हु विल बी द सीईओ ऑफ जिला परिषद। एंड फिर आपका आता है 1986 में LM सिंघवी कमेटी, इन्होंने रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करी फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। एंड इसमें आपका रिकमेंडेशन क्या आया कि 3 टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो एंड जिला परिषद इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो जिला परिषद होगा इट विल बी वर्किंग फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड देयर विल बी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, इट मस्ट बी सीईओ ऑफ जिला परिषद। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दी जाए PRI को विद एडिशन ऑफ न्यू चैप्टर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट शुड बी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये बोला गया। एंड द कमिटी कंक्लूडेड दैट जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो ग्रेजुअली ब्यूरोक्रेटाइज किया जाए एंड शुड बी डाइवर्स्ड फ्रॉम पंचायती राज कॉल्ड PRI एज ग्रास विदाउट रूट्स, है ना। यानी कि हमने तो ग्रास रूट सुना है बट ग्रास विदाउट रूट्स, है ना। तो ये कंक्लूजन आया था बेसिकली इस कमेटी की तरफ से कि धीरे धीरे क्या हुआ ना, हमारा जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो ब्यूरोक्रेटाइज हो गया। तो धीरे धीरे पंचायती राज की जो परंपरा थी वो अलग होने लगी थी और जब तक इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिलेगा तब तक यूँ कह सकते हो कि डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल नहीं आएंगी। एंड दैट्स वाई इस कमिटी ने साफ साफ कह दिया था कि जो PRIs हैं इट इज एक्टिंग एज ग्रास विदाउट रूट्स बिकॉज नो यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि उस समय तक तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला नहीं था। डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट वे अपनाते थे फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ PRI, पावर्स भी कम दिया जाता था। दैट्स वाई इवन स्टेट हैज PRI बट ग्रास विदाउट रूट्स। एंड नाउ 1988 में थंगोन कमिटी ऑन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, इसमें भी बोला गया 3 टायर्स जिला परिषद जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट करेगा, टेन्योर जो है 5 ईयर फिक्स कर दिए जाए। रिजर्वेशन फॉर वोमेन, तो ये याद रखना थंगोन कमिटी रिजर्वेशन ऑफ वोमेन की भी बात कर रहा है। एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी सीईओ ऑफ जिला परिषद। नाउ आपका आता है 1988 में गडगिल कमिटी विच इज कमिटी ऑन पॉलिसी एंड प्रोग्राम, इन्होंने बोला 3 टायर्स होने चाहिए। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होंगे आपका पंचायत कमेटी होगा, रिकमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ PRI एंड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हो एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डायरेक्ट इलेक्शन किए जाए फॉर मेंबर्स ऑफ पंचायत एट ऑल द 3 लेवल, ये इंपॉर्टेंट है गडगिल कमेटी। डायरेक्ट इलेक्शन फॉर मेंबर्स ऑफ पंचायत एट ऑल द 3 लेवल्स एंड फिक्स्ड 5 ईयर्स टर्म ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, 5 ईयर टर्म फिक्स की गई फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये भी बात है। और अगर बात करें इवोल्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी की तो आप देख लो, अभी हमने इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज की बात करी ना, अभी हम इवोल्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज की बात करेंगे 1687 में। तो लेट्स टॉक अबाउट इट्स इवोल्यूशन। 1687 में मद्रास में फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सेटअप होता है, ये भी याद रखना। उसके बाद 1726 में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बॉम्बे एंड कलकत्ता, आप याद रखो कि ये तब का पीरियड है इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश कॉलोनी। एंड 1870 में आपका लॉर्ड मायो का रेजोल्यूशन आता है ऑन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन
एंड 1882 में आपका लॉर्ड रिपन रेजोल्यूशन लेके आता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। दैट्स वाई लॉर्ड रिपन को फाउंडर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं, आपको याद होगा है ना। 1907 में रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन सेटअप की जाती है। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ट्रांसफर सब्जेक्ट बन जाता है आपका 1919 में, क्योंकि आपको पता है ना 1919 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई थी इसमें आपका डिमार्केशन ऑफ सब्जेक्ट कर दिया गया था, है ना, स्टेट्स और सेंट्रल के बीच। ये आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा। 1924 में कैंटोनमेंट एक्ट आता है। 1935 में वी हैव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसके तहत लोकल गवर्नमेंट प्रोविंशियल यानी कि स्टेट सब्जेक्ट बन गया था। तो ये रेफरेंस आप मेंस एंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो कहीं पर भी, अगर आपको शुरुआत करना है म्यूनिसिपैलिटीज को लेकर या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर, तो फॉर एग्जांपल आप लॉर्ड रिपन का नाम यूज कर सकते हो कि इनको मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है, ये सब है ना। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्टेब्लिश जब किया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, तो क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं। तो पहली बात तो ये याद रखना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैज बीन एडेड बाय 73rd CEA 1992। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लो, रूरल एरियाज का ये आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगा, यानी कि इट विल बी गवर्निंग द रूरल एरियाज, है ना। एंड शेड्यूल 11 बेसिकली अलग से डाला गया है संविधान में, जिसमें 29 फंक्शंस दिए गए हैं, प्लस अलग से पार्ट 9 जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए ऐड करी गई है। एंड पार्ट 9 डील्स विद आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243O। और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ये याद रख सकते हो, 243G डील्स विद अथॉरिटी ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, 243H डील्स विद रिप्रेजेंटेशन, 243I डील्स विद फाइनेंशियल कमीशन, फाइनेंस कमीशन यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो 243I याद रखना, डील्स विद स्टेट फाइनेंस कमीशन। ग्राम सभा, इट इज ए सिंबल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। कैसे ये सिंबल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है? बिकॉज ग्राम सभा में जो मेंबर्स होंगे वो होंगे ऑल द वोटर्स ऑफ द विलेज, है ना। ऑल द वोटर्स ऑफ द विलेज यानी कि 18 ईयर्स प्लस वाले जो भी विलेज में मौजूद होंगे वो मेंबर हो जाएंगे ग्राम सभा के। एंड फंक्शंस आर डिटरमाइंड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी याद रखना, ग्राम सभा के क्या फंक्शंस होंगे वो डिटरमाइन किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। एंड वी हैव द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, और लाया इसे इसलिए गया है सो दैट यूनिफॉर्मिटी इन स्ट्रक्चर हो पंचायती राज में थ्रू आउट द कंट्री। विलेज लेवल पर है, इंटरमीडिएटरी जिसको ब्लॉक लेवल पर भी कहते हैं, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है यहाँ पर, है ना। तो ये है आपका 3 टायर। एंड स्टेट हैविंग पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग 20 लाख में नॉट कंस्टिट्यूट पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल, याद रखना। तो वैसे स्टेट जहां का पॉपुलेशन 20 लाख से ज्यादा नहीं है तो वहां कोई मैंडेटरी नहीं है कि इंटरमीडिएट लेवल पर पंचायती राज सिस्टम एस्टेब्लिश किया जाए। सिंपली कहे तो वहां पर 2 टायर सिस्टम विल बी अलाउड, है ना, यानी कि एक तो विलेज लेवल और दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल को गायब किया जा सकता है। और ये याद रखना, ऑल मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड एट ऑल द इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, चाहे वो आपका विलेज लेवल हो, चाहे आपका इंटरमीडिएट लेवल हो, चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल हो। ऑल मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड एट ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। बट चेयरपर्सन के इलेक्शन की बात करें तो चेयरपर्सन विल बी इलेक्टेड इन सच ए मैनर एज द स्टेट लेजिस्लेचर में प्रिस्क्राइब। एंड देयर इज ए रिजर्वेशन एट ऑल द 3 लेवल जो अभी डिस्कस किया। और सीट्स किनके लिए रिजर्व है? SC ST कम्युनिटी के लिए इट इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, एंड वुमेन के लिए भी है। आपका वुमेन के लिए जो रिजर्वेशन है वो है आपका 1/3, है ना, 1/3 सीट रिजर्व फॉर वुमेन। और SC ST के लिए जो आपका रिजर्वेशन है इट इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। और ये याद रखना है, रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नॉट अप्लीकेबल टू अरुणाचल प्रदेश, ये भी याद रखना है। रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट नॉट अप्लीकेबल टू अरुणाचल प्रदेश। ड्यूरेशन क्या है आपका? 5 ईयर्स, है ना। ग्राम सभा परमानेंट बॉडी है, उसका कोई ड्यूरेशन नहीं है, वो परमानेंट है। बट ये जो आपके हैं 3 टायर वाले, इसमें ड्यूरेशन है 5 साल। और पंचायत रिकंस्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन डज नॉट एंजॉय द फुल पीरियड। ये खास बात आपको अलग करती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में कि लेट से जो पंचायत कंस्टिट्यूट किया गया और उसका प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हो गया, तो फिर से अगर नया पंचायत को रिकंस्टिट्यूट किया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फुल पीरियड ऑफ 5 ईयर्स एंजॉय करेगा, बट विल एंजॉय ओनली द रिमेनिंग पीरियड जो बचे हुए थे प्रीवियस पंचायत बॉडी के। डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो ए पर्सन कैन बी डिस्क्वालिफाइड टू बी ए मेंबर अंडर एनी लॉ
फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स फॉर पर्पज ऑफ इलेक्शंस टू द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कंसर्न, है ना, यानी कि कोई भी व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे टू बी मेंबर अगर कोई भी लॉ मौजूद है फॉर द टाइम बीइंग इफ दैट लॉ प्रोवाइड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन कंडीशन, तो वो हो सकते हैं, या फिर अंडर एनी लॉ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, है ना, कोई स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ पास किया उसमें कुछ डिस्क्वालिफिकेशन की बात है तो फिर उस ग्राउंड पे वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, या फिर नो पर्सन शेल बी डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड दैट ही इज लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज इफ ही हैज अटेन्ड द 21 ईयर। तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि मिनिमम एज टू क्वालिफाइड टू बी ए मेंबर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वो 21 ईयर है, नॉट 18 ईयर, नॉट 25 ईयर। 25 ईयर आपके लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, लेकिन 21 ईयर आपका ये पंचायती राज के। स्टेट इलेक्शन कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन की बात आपके कही गई है अंडर आर्टिकल 243 के, ये याद रखना है। आर्टिकल 243 के डील्स विद द स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसमें बेसिकली इनको पावर दी गई है कि SEC विल कंडक्ट ऑल इलेक्शन टू द पंचायत, है ना, एंड कंडीशन एंड टेन्यूर ऑफ ऑफिस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर will be determined by governor, ये याद रखना है। नॉट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इट इज डिटरमाइंड बाय गवर्नर। कंडीशंस एंड टेन्यूर ऑफ ऑफिस ऑफ SEC are determined by the governor, and with regard to the state election commissioner conditions of service may not be varied to his disadvantage after his appointment, ये तो आप सुनते ही होंगे। so that independency और जो डिसीजन हो इनमें इसमें कोई बायसनेस ना रहे, that's why डेप्रिवेशन नहीं किए जाते इनके सैलरीज का या फिर कंडीशन ऑफ सर्विस का। पावर्स, फंक्शंस एंड फाइनेंसेस डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। देख सकते हो 29 मैटर्स जो संविधान में डाले गए हैं, जो अभी हमने डिस्क्राइब किया पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो ये जो 29 मैटर्स है इसको ट्रांसफर की जा सकती है टू द पंचायत। इन ये सब्जेक्ट आपके 11 शेड्यूल में मेंशन किए गए, याद रखना है। लेकिन 29 के 29 मैटर्स पूरा सब्जेक्ट एंजॉय नहीं करती है, वो स्टेट लेजिस्लेचर पर डिटरमाइन करती है कि कौन से फंक्शंस वो ट्रांसफर करने। तो इसमें जो फंक्शंस है कुछ मैंडेटरी फंक्शंस होंगे, कुछ डिस्क्रिशनरी होगा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ऑन इट्स डिस्क्रिशन डिसाइड करेंगे कि वो फंक्शन दिया जाए या ना दिया जाए, है ना। एंड प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस एंड फाइनेंसेस की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर ऑथराइज कर सकती है, पंचायत को ऑथराइज कर सकती है, ऐसा नहीं कि मैंडेटरी है, ऑथराइज कर सकती है कि वो टैक्स लेवी करे, असाइन फ्रॉम कलेक्टेड रेवेन्यू ऑफ स्टेट एंड ग्रांटेड एड भी प्राप्त हो सकता है बाय द स्टेट्स। एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन गवर्नर ही से कंस्टिट्यूट करती है वंस इन 5 ईयर एंड कंपोजिशन प्लस क्वालिफिकेशन। यहाँ पर आपका गवर्नर नहीं है, यहाँ पर आपका स्टेट लेजिस्लेचर है, ये याद रखना है ना। कंपोजिशन प्लस क्वालिफिकेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन ये डिटरमाइन करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन कैन रिकमेंड मेजर्स टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट एंड सप्लीमेंट द रिसोर्स ऑफ पंचायत इन द स्टेट। ये भी आपका सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का फंक्शन होगा, जो आपने पढ़ा भी होगा। एंड अदर प्रोविजंस की बात करें तो देख सकते हो ऑडिट एंड अकाउंट जो है वो आपका स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगा। एंड इलेक्शन पिटीशंस किसके पास जानी है तो ये भी स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगा। एप्लीकेशन टू यूटी होगा या नहीं होगा ये प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा। दैट्स व्हाई PES आपने सुना होगा, पंचायती राज एक्सटेंशन एक्ट, है ना। तो ये है आपका एप्लीकेशन टू यूटी, इट विल बी डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट, याद रखना है आपका। एंड सर्टेन एरियाज आर एग्जेम्प्टेड, तो कौन कौन से एरिया जो एग्जेम्प्टेड है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, वहाँ पर डिफरेंट सिस्टम चलता है, दैट्स व्हाई एग्जेम्प्टेड है। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय एंड अदर्स जैसे हिल एरियाज ऑफ मणिपुर एंड दार्जिलिंग, तो ये सब आपके एग्जेम्प्टेड है। एंड जैसा कि मैंने बोला क्या पेसा एक्ट 1996 लाया गया, है ना। तो पार्ट 9 जो है आपका पार्ट 9 दैट डील्स विद पंचायती राज, वो 5th शेड्यूल एरियाज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ये एप्लीकेबल करवाए जा सकते हैं 5th शेड्यूल एरियाज के लिए, प्रोवाइडेड कि सर्टेन मॉडिफिकेशंस किया जाए इस एक्ट में। दैट्स व्हाई पेसा एक्ट 1996 लाया गया, जिसमें आपके कुछ मॉडिफिकेशंस करके इन एरियाज में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के प्रोविजन को एक्सटेंड किया गया। तो ये हमने बेसिक डिस्कस कर लिया है। नाउ लेट्स मूव टू द म्युनिसिपैलिटीज, दैट इज योर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो ये आपका अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, और शेड्यूल 12 में इनके 18 फंक्शंस डाले गए हैं, प्लस पार्ट 9A में ये डील करता है। एंड आर्टिकल 243P से आर्टिकल 243ZG तक
इसके बारे में, यानी कि आपका म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में कहा गया है, प्रोविजंस रिलेटेड है। एंड याद रखना पार्ट 9A ये आपका म्यूनिसिपैलिटीज है, पार्ट 9 ये आपका पंचायती राज है। और इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख सकते हो, 243W डील्स विद अथॉरिटी, 243X डील्स विद रिप्रेजेंटेशन, 243Y डील्स विद फाइनेंस कमीशन, 243ZD डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एंड 243ZE मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। ये सब याद रखने आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी हो, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, ये सब आपके संविधान में मेंशन्ड है। फाइनेंस कमीशन है ना। एंड थ्री टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज बताई गई है। एक तो आपका नगर पंचायत होगा। नगर पंचायत उन एरियाज के लिए जो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में ट्रांजिट हो रहे हैं, है ना। और दूसरा है आपका म्यूनिसिपल एरिया, जो स्टेब्लिश किया जाएगा फॉर स्मॉल अर्बन एरिया, टाउन जिसको कहते हैं। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बेसिकली सेटअप किया जाता है फॉर मैनेजमेंट ऑफ लार्ज अर्बन एरिया, जैसे आपका दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मुंबई आपने सुना होगा, चेन्नई है ना, कोलकाता, ये सब। एंड देयर इज ऑल्सो वार्ड कमिटी, एंड वार्ड कमिटी एग्जिस्ट करती है इफ द पॉपुलेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी इज मोर देन 3 लाख, बाकी सब आपके पंचायत के रूप में रहेंगे ना। तो इफ द पॉपुलेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी इज मोर देन 3 लाख तो वार्ड कमेटी का प्रोविजन है, एंड रिमेनिंग ऑल एज पंचायत। एंड इलेक्शंस की बात करें तो म्यूनिसिपैलिटीज कैन हैव नॉमिनेटेड मेंबर्स, एंड ये आपका डिसाइड की जाती है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। एंड सीट्स रिजर्व होते हैं यहाँ पर भी SC और ST के लिए बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, एंड वोमेन को यहाँ पर भी 1/3 रिजर्वेशन मिलता है। एंड मैनर ऑफ रिजर्वेशन ऑफ चेयरपर्सन एंड OBC आर डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। याद रखना है OBC के लिए कोई भी रिजर्वेशन के प्रोविजन नहीं दिए गए हैं कि जैसे लाइक कि वोमेन और आपके SC ST के लिए दिए गए हैं, OBC के लिए नहीं है। ये डिटरमाइन किए जाएंगे स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, है ना। तो मैनर ऑफ रिजर्वेशन ऑफ चेयरपर्सन एंड OBC डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। एंड फंक्शंस की बात करें तो इनके फंक्शंस 12 शेड्यूल में मेंशन किए गए हैं, 18 फंक्शंस है, जबकि हमने पंचायती राज में देखा आपका 11 शेड्यूल, उसमें 29 फंक्शन दिए थे, है ना। एंड इट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर टू द म्यूनिसिपैलिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। अदर फंक्शन सेम एज पंचायत जो भी डिस्कस किया। टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट की बात करें तो देख लो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कंस्टिट्यूट की जाती है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिग सिटी, एंड इट इज क्रिएटेड बाय एक्ट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, याद रखना। एंड इन केस ऑफ UT तो वो पार्लियामेंट एक्ट लागू करके क्रिएट करी जाएंगे, है ना। याद रखना है आपको, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिग सिटीज, और इसे क्रिएट करी जाती है एक्ट पारित करके इन द स्टेट लेजिस्लेचर। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क की बात करें तो काउंसिल जो है, यानी काउंसिल ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन विल बी हेडेड बाय मेयर, एंड देयर विल बी स्टैंडिंग कमिटी, देयर विल बी म्यूनिसिपल कमिश्नर एज वेल। एंड अगर बात करें म्यूनिसिपैलिटीज की तो ये आपका टाउन्स एंड स्मॉलर सिटीज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होते हैं, एंड इट इज ऑल्सो क्रिएटेड बाय एक्ट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क की बात करें तो यहाँ पर जो काउंसिल है यहाँ पर हेड किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, and there is a standing committee, there is CEO as well. And now we have the notified area committee. ये notified area committee basically administration for fast developing towns, यानी कि वैसे टाउन जो फास्ट डेवलप कर रहे हैं या फिर which does not fulfill the condition for a municipality, सो नोटिफाइड एरिया कमेटी के रूप में कंस्टिट्यूट कर दी जाती है, और इसे कंस्टिट्यूट किया जाता है गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से, और ये इंटायरली नॉमिनेटेड बॉडी होते हैं, इसलिए ये भी याद रखना है आपको। नाउ वी हैव द टाउन एरिया कमेटी, ये बेसिकली फॉर स्मॉल टाउन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एंड इट इज सेमी म्यूनिसिपल अथॉरिटी जिसमें लिमिटेड फंक्शंस होते हैं, और ये स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा क्रिएट करी जाती है। एंड इट मे बी होली इलेक्टेड या फिर होली नॉमिनेटेड या फिर पार्सली इलेक्टेड या फिर पार्सली नॉमिनेटेड एज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एंड वी हैव द कंटेनमेंट बोर्ड, और ये सेटअप करी जाती है अंडर द प्रोविजन ऑफ कंटोनमेंट एक्ट ऑफ 2006 विच इज ए लेजिस्लेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनेक्ट करी गई थी, और ये बेसिकली सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन करती हैं इन द कंटोनमेंट एरिया। एंड ये इंपॉर्टेंट है कि कंटोनमेंट बोर्ड वर्क्स अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री, पार्सली इलेक्टेड होते हैं, पार्सली नॉमिनेटेड भी होते हैं। एंड वी हैव द टाउनशिप established by the large public enterprises to provide civic amenities to its staff and workers, और इसमें कोई इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते। एंड वी हैव द पोर्ट ट्रस्ट, ये पोर्ट ट्रस्ट स्टैब्लिश की जाती है बाय पासिंग एन एक्ट बाय द पार्लियामेंट सो दैट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जा सके इन एंड अराउंड द पोर्ट रीजन, एंड इट इज कंसिस्टिंग ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर। स्पेशल पर्पस एजेंसी बेसिकली स्टेट के द्वारा सेटअप की जा सकती है फॉर स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस यानी कि फंक्शन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, नॉट एरिया बेस्ड, है ना। नाउ वी मूव टू द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। क्या है आपका ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी? तो बेसिकली मोड ऑफ इलेक्शंस क्या होंगे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के, ये स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करते हैं। एंड आर्टिकल 243ZD इसमें कहा गया है टू कंसोलिडेट द प्लान्स ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज एंड ऑल्सो टू प्रिपेयर ए ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी नाम से पता चल रहा है दिस कमेटी डील्स विद प्लानिंग
द डिस्ट्रिक्ट की क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर लगानी है ना। तो ये फंक्शंस बेसिकली आर्टिकल 243 जेडी में दी गई है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को, टू कंसोलिडेट द प्लान्स ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज एंड प्रिपेयर अ ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान। एंड याद रखना है 4/5 मेंबर्स ऑफ द डीपीसी, यानी कि 80% मेंबर जो डीपीसी के होंगे वो इलेक्टेड होंगे बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ये भी याद रखना है। एंड म्युनिसिपैलिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम अमंग देमसेल्फ, है ना। तो याद रखना है 4/5 या फिर 80% ऑफ द डीपीसी शुड बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम अमंग देमसेल्फ। एंड 1/5 जो बचे हैं वो नॉमिनेट किए जाएंगे। एंड इलेक्टेड मेंबर इज प्रोपोर्शनेट टू रूरल अर्बन पॉपुलेशन। And now we have the Metropolitan Planning Committee which deals with Article 243 JD। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात करें तो ये एरिया है इन द कंट्री जहाँ पर पॉपुलेशन इज एबव 10 लाख, याद रखना है, ये अच्छे से याद रखना है। एनी एरिया दैट इज डिक्लेयर्ड एज मेट्रोपॉलिटन एरिया हैविंग द पॉपुलेशन इज एबव 10 लाख। एंड काम क्या है इनका, तो ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान तैयार करना। और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो 2/3 मेंबर्स जो एमपीसी के होंगे वो इलेक्टेड होंगे बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एंड चेयरपर्सन्स ऑफ द पंचायत इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया फ्रॉम अमंग देमसेल्फ। बाकी जो 1/3 है वो नॉमिनेटेड होते हैं। एंड इलेक्टेड मेंबर इज प्रोपोर्शनेट टू रूरल अर्बन पॉपुलेशन, ये भी याद रखना है। एंड नाउ वी हैव द सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो बेसिकली ये जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट है ये सेटअप करी गई 1954 में और इसे कंस्टिट्यूट किया गया है अंडर आर्टिकल 263। एंड आर्टिकल 263 आपको पता है डील्स विद इंटरस्टेट काउंसिल by an order of the President of India as an advisory body। तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज एन एडवाइजरी बॉडी 1954 में कंस्टिट्यूट किया गया है अंडर आर्टिकल 263 दैट डील्स विद इंटरस्टेट काउंसिल। एंड चेयरपर्सन की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मौजूद होते हैं एज वेल एज मिनिस्टर्स फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द स्टेट्स। तो ये याद रखना है, कंपोजिशन में कंसिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्टर्स फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये हमने लोकल पंचायत मतलब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को डिस्कस कर लिया है इंक्लूडिंग द पंचायत एंड इंक्लूडिंग द म्युनिसिपैलिटी। इन द नेक्स्ट लेक्चर सीरीज वी विल बी डिस्कसिंग द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड एरिया। तो इसी में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि टॉपिक काफी छोटी है, सो लेट्स डील विद इट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया। शेड्यूल्ड मतलब क्या कि वैसे एरियाज या वैसे ट्राइब जो किसी शेड्यूल में मेंशन किए होंगे। फॉर एग्जांपल आपने कभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक सुना होगा, है ना, या फिर आपने शेड्यूल ट्राइब्स सुना होगा विच इज मेंशन इन शेड्यूल 5 या फिर शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वही है आपका शेड्यूल्ड एरियाज या फिर शेड्यूल ट्राइब्स का कंसेप्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो आर्टिकल 244 इन पार्ट 10 envisages a special system of administration for scheduled areas and tribal areas। यानी कि आर्टिकल 244 साफ साफ कहता है कि अगर शेड्यूल एरियाज या ट्राइबल एरियाज हैं हमारे देश में तो वहाँ पर स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा। फॉर एग्जांपल 5th शेड्यूल डील्स विद एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन एनी स्टेट एक्सेप्ट द 4 स्टेट। 4 स्टेट कौन कौन से हो गए? MMTA जो मैंने आपको ट्रिक बताया था, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। AMTM भी कह सकते हो या फिर MMTA भी कह सकते हो, आप अपने लॉजिक पर लगा सकते हो, है ना। और ये जो आपके 4 स्टेट्स हैं इसके लिए जो आपका डील करता है संविधान वो है आपका शेड्यूल 6, है ना। तो 6th शेड्यूल डील्स विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखना है मिजोरम है, मणिपुर नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है ना। तो MMTA याद रख सकते हो, AMTM याद रख सकते हो, बट ये जरूर याद रखना है कि इट इज मिजोरम नॉट मणिपुर। एंड अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज स्पेशली 5th शेड्यूल की बात करें तो क्यों लाई गई है, क्यों स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी गई है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये सब ट्राइबल एरियाज है और यहाँ के आपका जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उनको प्रोटेक्ट करना है। बिकॉज हमारे संविधान में भी बोला गया है ना, यहाँ का डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल है। सो दीज एरियाज नीड स्पेशल अटेंशन। सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है फॉर सच एरिया सो दैट इक्वलिटी हर ग्राउंड पे स्टेब्लिश की जाए। अगर कहीं इनको स्पेशल अटेंशन देने की बात है तो स्पेशल अटेंशन भी दिया जाए। तो ये सब आपके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं बिहाइंड गिविंग द एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशल टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू दिस एरिया। तो अगर हम फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें एज पर द 5th शेड्यूल, तो पहली बात तो ये कि डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एज पर 5th शेड्यूल किसके हाथों में दिया गया है? तो प्रेसिडेंट के हाथों में दिया गया है। बिकॉज प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एंड मेक चेंजेस in the area of the 5th schedule and its boundary in consultation with governor of state। यानी कि 5th schedule में जो आपके
स्टेट मेंशन किए गए हैं, है ना, उसके बाउंड्री में, उसके एरिया में अगर चेंजेस लाना है तो वो प्रेसिडेंट इनिशिएट करेगा इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ स्टेट। एंड अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एंड सेंटर, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड होती है, लेकिन यहाँ पर आपका गवर्नर के पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। क्या वो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो गवर्नर सबमिट करते हैं रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरिया, एंड सेंटर डायरेक्शन भी दे सकता है टू द स्टेट फॉर सच एरियाज, ये भी याद रखना है। एंड वी हैव द ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, जो 20 मेंबर्स की बॉडी होती है। तो ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल स्टेट को एस्टेब्लिश करने होंगे, सो दैट ये टीएसी एडवाइज करेंगी वेलफेयर मेजर्स जो इन ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए लिए जा सकेंगे। इसमें 20 मेंबर्स होंगे और 3/4 जो मेंबर होगा, यानी कि 75% ऑफ द मेंबर वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे एसटीज के इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि 20 मेंबर्स का ये टीएसी होगा और इसमें 75 मेंबर्स वो होंगे, मतलब 75% मेंबर्स, यानी कि 15 मेंबर्स वो होंगे जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे एसटीज के इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड स्टेट हैविंग एसटीज बट नो शेड्यूल एरियाज, उनके पास भी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल हो सकता है अगर प्रेसिडेंट डायरेक्शन देता है तो, टू एस्टेब्लिश द टीएसी। याद रखना, स्टेट हैविंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स बट नो शेड्यूल्ड एरियाज कैन हैव टीएसी इफ प्रेसिडेंट डायरेक्ट। एंड लॉ एप्लीकेबल जो शेड्यूल्ड एरियाज में है आप देख सकते हो, तो गवर्नर डायरेक्ट कर सकता है। इफ यहाँ पर भी आपको गवर्नर को एडिशनल पावर देखने को मिल रही होगा, बिकॉज गवर्नर कैन डायरेक्ट इफ एनी सेंट्रल और स्टेट एक्ट अप्लाई होंगे या नहीं होंगे टू सच एरिया, या फिर अगर होंगे तो विद सर्टेन मॉडिफिकेशन। एंड गवर्नर कैन मेक रेगुलेशन फॉर पीस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ शेड्यूल एरियाज आफ्टर कंसल्टिंग द टीएसी। तो ये सब आपको याद रखने हैं, लॉज एप्लीकेबल टू शेड्यूल एरिया, जिसमें आपका गवर्नर को एडिशनल पावर होते हैं कि वो डायरेक्ट करेंगे किसी भी सेंट्रल या फिर स्टेट एक्ट्स को कि वो लागू होंगे इन एरियाज में या नहीं, या फिर अगर लागू होंगे तो कितने मॉडिफिकेशन के साथ। ऑल्सो गवर्नर कैन मेक रेगुलेशन फॉर पीस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ शेड्यूल एरियाज आफ्टर कंसल्टिंग टीएसी। एंड प्रेसिडेंट एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं टू रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड वेलफेयर ऑफ एसटीज इन द स्टेट। एंड 2 ऐसे कमीशन अपॉइंट किए जा चुके हैं, यूएन देवार कमीशन, जिसको देवार कमीशन कहते हैं 1960 में, एंड दिलीप सिंह भूरिया कमेटी 2002 में, है ना। तो ये प्रेसिडेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन अपॉइंट करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम कमीशन टू रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसएज एंड वेलफेयर ऑफ एसटीज इन स्टेट, जिसमें 2 सच कमीशन अभी न्यूज में रहते हैं, एक तो देवार कमीशन 1960 एंड दिलीप सिंह भूरिया कमेटी 2002। एंड एट प्रेजेंट 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव शेड्यूल एरियाज। ये 10 स्टेट्स जो है आपके 6th शेड्यूल में, मतलब 5th शेड्यूल में मेंशन है। कैसे याद रखना है 5th शेड्यूल के स्टेट्स के नाम? तो 5 × 2 का तो 10 स्टेट्स हो गए, है ना। और कुछ नाम याद रख सकते हो, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक साथ आते हैं, है ना। झारखंड आता है बट बिहार नहीं आता है। छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को आप एक साथ कंबाइन कर सकते हो। महाराष्ट्र को आप ले लो, और ओडिशा झारखंड को आप एक साथ ले सकते हो, है ना। और राजस्थान हो गया, है ना। तो 10 कौन से एरिया हो गए? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये तो एक साथ हो गए। झारखंड, ओडिशा एक साथ हो गए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एक साथ हो गए। और गुजरात और राजस्थान को एक साथ ले लो, और हिमाचल प्रदेश को आप वो याद रख लो। एंड अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज विच आर मेंशन्ड इन 6th शेड्यूल, तो वहाँ पर क्या एडमिनिस्ट्रेशन होता है? तो बेसिकली 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिकली उन ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी देता है जो आपके 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कंप्राइज करते हैं, दैट इज योर असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। मणिपुर नहीं है। एंड सच अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट द कल्चर, कस्टम्स एंड सिविलाइजेशन ऑफ द पीपल ऑफ सच एरियाज who still have not assimilated the life of majorities in such area. Features of administration as per the 6th schedule, इसे याद रखना है मेंस के लिए भी। ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ AMTM, इसको कंस्टिट्यूट किया गया है एज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो जो ट्राइबल एरियाज है इन द स्टेट्स ऑफ AMTM, इसको कंस्टिट्यूट किया गया है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में। नाम से पता चल रहा है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, याद रखना है आपको, फॉल्स अंडर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ स्टेट यहाँ लागू नहीं होती। दीज एडीज फॉल्स अंडर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ स्टेट, एंड गवर्नर के पास पावर है कि वो ऑर्गेनाइज कर सकती है, रीऑर्गेनाइज कर सकती है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को। याद रखना, गवर्नर and governor can even divide the autonomous districts into several autonomous regions depending on the need of the hour, and each autonomous district
हैव डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और इस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 मेंबर्स होते हैं और ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 5 ईयर टर्म के लिए चुना जाता है। 26 इलेक्टेड होते हैं, 4 नॉमिनेटेड होते हैं जो गवर्नर ही करता है। एंड ईच ऑटोनोमस रीजन हैज सेपरेट रीजनल काउंसिल एज वेल। पावर एंड फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स की बात करें तो ये देख लो आप, डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल एडमिनिस्टर करते हैं इन एरियाज को अंडर देयर जुरिडिक्शन एंड दे कैन मेक लॉज ऑन सर्टेन मैटर लाइक लैंड, फॉरेस्ट, कैनाल, वाटर, इंटर एरिया, बट सच लॉज रिक्वायर गवर्नर एसेंट, है ना। ये याद रखना है आपको। ऐसा नहीं है कि ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल है लॉज अगर बनाते हैं तो ऐसे ही बिना एसेंट के बन जाएंगे, गवर्नर एसेंट चाहिए ही चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल कैन कंस्टिट्यूट विलेज काउंसिल एज वेल या फिर कोर्ट्स फॉर ट्रायल ऑफ सूट्स एंड केसेस बिटवीन द ट्राइब एंड जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स ओवर सच सूट्स एंड केसेस वो स्पेसिफाई करी जाएंगी गवर्नर के द्वारा। एंड district council can establish primary schools, dispensaries, markets, ferries, roads in the district and it can also make regulation for control of money lending, याद रखना है ना। it can also make regulation for control of money lending and trading by non-tribal, लेकिन ऐसे regulations के लिए यहाँ पर भी आपका गवर्नर का assent चाहिए। and they are empowered to assess and collect the land revenue as well और certain specified tax भी लगा सकते हैं। and central या फिर state act ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनोमस रीजन में अप्लाई नहीं होते हैं या फिर अप्लाई होंगे तो स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन एक्सेप्शंस के साथ। और गवर्नर कैन डायरेक्ट, ये याद रखना है आपको, गवर्नर के स्पेशल पावर सब है। गवर्नर कैन डायरेक्ट इन केस ऑफ असम फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट एक्ट, कि कौन से एक्ट लागू होंगे या नहीं लागू होंगे, और लागू होंगे तो फिर आपका क्या मॉडिफिकेशन के साथ लागू होगा। बाकी जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्ट करेंगे कौन से एक्ट लागू होंगे, नहीं लागू होंगे, किस मॉडिफिकेशन के साथ, कितना मॉडिफिकेशन के साथ। इन केस ऑफ मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम फॉर सेंट्रल एक्ट एंड गवर्नर इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टेट एक्ट। तो ये डिमार्केशन अच्छे से याद रखना है आपको, है ना। तो गवर्नर डायरेक्ट इन केस ऑफ असम फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट एक्ट्स के लिए, जबकि प्रेसिडेंट डायरेक्ट इन केस ऑफ मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम फॉर सेंट्रल एक्ट्स के लिए एंड गवर्नर in respect of the state act के लिए। and governor can appoint a commission as well to examine and report on any matter which is related to the administration of autonomous region and even dissolve कर सकते हैं गवर्नर डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल को on recommendation of such commission। तो ये important है ना। so we have discussed the scheduled areas and scheduled tribes, काफी important थे। next lecture series में we will continue with स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट जो है, इसको भी डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि ये काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं। So let's move to the topic number 28 that deals with a special provision for some state। तो बेसिकली स्पेशल प्रोविजन डालने का मकसद हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स का ये था कि डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट एस्पिरेशंस। हर स्टेट में कुछ आपको ट्राइबल एरियाज मिल जाते हैं, है ना, ट्राइबल्स मिल जाते हैं, उनके कल्चर्स हैं या फिर डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट सेक्शंस के अपने कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस है, तो उनको प्रोटेक्ट करना तो जरूरी है ना। इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ट्राइबल पीपल के, उनको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। लोकल पीपल उन एरियाज में इनहेबिट कर रहे होंगे, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो इन सब के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए सर्टेन स्टेट्स में स्पेशल प्रोविजन डाल दिए गए, और वो सर्टेन स्टेट कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और जो आपके आर्टिकल्स दैट डील्स विद द स्पेशल प्रोविजन, वी हैव द आर्टिकल 371 टू आर्टिकल 371 जेड नहीं जे, आर्टिकल 371 से आर्टिकल 371 जे एंड 12 स्टेट्स को ये कवर करता है, यानी कि इन 12 स्टेट्स में कुछ ना कुछ स्पेशल प्रोविजन है ही है। कौन कौन से स्पेशल प्रोविजन होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टेट्स के बारे में एक बार जान लेते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड कर्नाटका। तो आप स्टेट्स को गिन लो, ऑल ओवर 12 स्टेट्स आएंगे। ऑब्जेक्टिव वही है, टू मीट द एस्पिरेशन ऑफ पीपल ऑफ बैकवर्ड रीजन सो दैट उनके कल्चरल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, एज वेल एज द इंटरेस्ट एंड द इकोनॉमिक या कल्चरल या ट्रेडिशनल जो भी उनके रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना, एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द लोकल पीपल ऑफ द स्टेट एंड डील विद डिस्टर्ब लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन इन सब पार्ट ऑफ द स्टेट। कुछ इसलिए भी लाए गए हैं सो दैट जहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर कंडीशंस की कुछ डिस्टर्बेंसेस है वहां पर आपका स्पेशल प्रोविजन लाकर उन जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन को सही ठीक ठाक तरीके से चलाया जा सके। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एक तरफ और स्टेट एक तरफ यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। महाराष्ट्र एंड गुजरात के लिए वी हैव द आर्टिकल 371। तो आर्टिकल 371 के तहत गवर्नर को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स फॉर विदर्भा, मराठावाड़ा एंड रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र।
और गुजरात के लिए सौराष्ट्र एंड कच्छ एंड रेस्ट ऑफ द गुजरात, है ना। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड फॉर विदर्भा एंड मराठवाड़ा एंड रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, एंड फॉर गुजरात वी हैव द सौराष्ट्र, कच्छ एंड द रेस्ट ऑफ गुजरात, एज वेल एज मेकिंग प्रोविजन की एक रिपोर्ट तैयार की जाए ऑन द वर्किंग ऑफ दीज बोर्ड्स, और ये प्लेस करे जाएंगे एवरी ईयर बिफोर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। तो ये बात है, और ये सब जो है वो गवर्नर के ऊपर स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गया है ना। एंड गवर्नमेंट शुड इंश्योर की इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ फंड का फॉर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ओवर द एबव मेंशन्ड एरिया, and an equitable arrangement for providing adequate facilities for technical education and vocational training, ये सब इंश्योर करी जाए। तो ये सब कुछ आपके स्पेशल प्रोविजन महाराष्ट्र एंड गुजरात के लिए है। एंड नाउ वी मूव टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जिसमें आपके नागालैंड दैट डील्स विद आर्टिकल 371, ये न्यूज में भी आई थी। तो आर्टिकल 371A मेक्स फॉलोइंग प्रोविजन, पहला ये कि जो भी पार्लियामेंट के एक्ट हैं रिलेटिंग टू द फॉलोइंग मैटर, जो भी हम नीचे डिस्कस करेंगे, वो अप्लाई नहीं होंगे नागालैंड को अनलेस नागालैंड की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करती है। तो कौन कौन से मैटर हो गए? रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस, नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस, या फिर ऑनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज। एंड अदर फीचर्स की बात करें तो जो नागालैंड के गवर्नर होंगे, इनको स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस इन द स्टेट सो लॉन्ग एज इंटरनल डिस्टर्बेंसेस इज caused by the hostile Naga and it continues। और इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल जजमेंट एंड डिसीजन वो फाइनल हो गए। और गवर्नर के अदर फंक्शंस देख लें तो गवर्नर हैज टू इंश्योर कि जो मनी प्रोवाइड करी गई है फॉर स्पेशल पर्पजेज वो इंक्लूड हो इन द डिमांड फॉर ग्रांट। एंड रीजनल काउंसिल्स, जिसमें आपके 35 मेंबर्स होंगे, वो कंस्टिट्यूट किए जाएंगे फॉर द ट्यूनसांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्यूनसांग डिस्ट्रिक्ट ये कैरी आउट करी जाएंगी गवर्नर के द्वारा, जिसमें आपका कोई भी एक्ट ऑफ नागालैंड लेजिस्लेचर वो अप्लाई नहीं होंगी टू द ट्यूनसांग डिस्ट्रिक्ट अनलेस गवर्नर रिकमेंड कर दो। एंड देयर शैल बी अ मिनिस्टर फॉर ट्यूनसांग अफेयर्स इन द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। असम के लिए जो आपका आर्टिकल डील करता है वो है आपका आर्टिकल 371B। प्रीलिम्स में या तो मैच ऑफ द फॉलोइंग के रूप में क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपके आर्टिकल दे दिए जाएंगे और स्टेट दे दिए जाएंगे, उसको मैच करना होगा, या फिर कुछ स्पेशल फीचर्स जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो असम के लिए वी हैव द आर्टिकल 371B। एंड इसमें क्या है कि अंडर आर्टिकल 371B प्रेसिडेंट को याद रखना है, प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया है टू प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ कमिटी ऑफ द असम लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। तो आर्टिकल 371B इसके तहत प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड कि वो कमिटी का गठन करवा सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ असम के लिए। एंड मणिपुर के लिए आपका आर्टिकल 371C, और इसमें बेसिकली प्रेसिडेंट को ऑथराइज किया गया है फॉर क्रिएशन ऑफ ए कमिटी ऑफ द मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें आपके मेंबर्स होंगे इलेक्टेड फ्रॉम द हिल एरिया ऑफ द स्टेट। एंड प्रेसिडेंट कैन आल्सो डायरेक्ट की जो गवर्नर है उनके पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी टू सिक्योर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दैट कमिटी। And the governor should submit an annual report to the president regarding the administration of hill states. And central government can give direction to the state government to administer the hill area, है ना। तो ये भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी डायरेक्शन इशू कर सकती है टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिल एरिया। नाउ आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना, उनके लिए जो स्पेशल आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 371D। तो बेसिकली आर्टिकल 371D को तेलंगाना के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया था जब आपका तेलंगाना एज स्टेट फॉर्म हुआ बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, और प्रेसिडेंट को इस आर्टिकल के तहत एम्पावर किया गया है कि वो इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटी प्रोवाइड करे फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट। एंड प्रेसिडेंट में रिक्वायर दैट जो आपका स्टेट गवर्नमेंट होगा वो सिविल पोस्ट ऑर्गेनाइज करे इन द लोकल कैडर्स for different parts of the state and can also extend reservation as well as president may provide for establishment of administrative tribunal in the state so that certain disputes and grievances which is related to appointment, allotment or promotion to civil post in the state उसे डील किया जा सके। और ये याद रखना है ट्रिब्यूनल इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, जो अभी ट्रिब्यूनल की बात करी जा रही है ना, इट विल बी आउटसाइड द परव्यू ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। एंड आर्टिकल 371E के तहत पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 371E, जिसके तहत पार्लियामेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट करवा सकती है इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। एंड नाउ फॉर सिक्किम वी हैव द आर्टिकल 371 एक्ट। तो बेसिकली 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 में लाकर ये आपका स्पेशल प्रोविजन
जो सिक्किम के लिए है वो ऐड किया गया, दैट डील्स विद आर्टिकल 371 एक्ट। इसमें क्या है कि जो आपका सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली है, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ नॉट लेस देन 30 मेंबर्स, ये डाले गए। इसमें ये भी बोला गया है कि एक सीट एलोकेट किया जाए टू द सिक्किम लोकसभा, and for the purpose of protecting the rights and interest of the different sections of Sikkim population, कुछ functions भी हैं। For example, governor shall have a special responsibility for peace as well as for ensuring social and economic advancement of different sections of the Sikkim people. And president can extend to Sikkim any law जो force में है in the state of the Indian Union, ये भी है। And for Mizoram we have the article 371G, इसे भी आपको याद रखना है। इसके तहत जो भी पार्लियामेंट के एक्ट हैं relating to the मैटर विच वी विल डिस्कस बिलो, ये अप्लाई नहीं होंगे मिजोरम में अनलेस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मिजोरम सो डिसाइड। कौन कौन से मैटर्स हो गए, रिलीजियस या फिर सोशल प्रैक्टिसेस हो गए, नागा कस्टमरी लॉज एंड प्रोसीजर हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस हो गए, ऑनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेस हो गए। तो यहाँ पर नागा कस्टमरी नहीं, यहाँ पर मिजो हो जाएगा बेसिकली। एंड मिजोरम लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 40 मेंबर्स, ये भी डाले गए। एंड अरुणाचल प्रदेश के लिए वी हैव आर्टिकल 371H, एंड आर्टिकल 371H बेसिकली कौन सा स्पेशल प्रोविजन देते हैं, फॉर एग्जांपल जो गवर्नर हैं अरुणाचल प्रदेश के, इनको रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा फॉर लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, एंड अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इज टू कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 30 मेंबर्स, ये भी आपका स्पेशल प्रोविजन ऐड किया गया आर्टिकल 371H फॉर अरुणाचल प्रदेश। गोवा के लिए वी हैव द आर्टिकल 371I, इसके तहत लेजिस्लेटिव असेंबली जो होंगी गोवा की वो शुड नॉट बी लेस देन 30 मेंबर्स। एंड कर्नाटका के लिए वी हैव द आर्टिकल 371J, जिसके तहत सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड फॉर हैदराबाद कर्नाटका रीजन के लिए स्टैब्लिश करने की बात कही गई है। एंड रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द बोर्ड, ये एवरी ईयर प्लेस किए जाएंगे बिफोर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ओवर द रीजन, ये भी बात कही गई है। एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इन द रीजन, वो प्रोवाइड किया जाए फॉर द पर्सन्स हु बिलोंग टू दिस रीजन। तो ये कुछ स्पेशल प्रोविजन कर्नाटका रीजन के लिए। तो ये हमने स्पेशल प्रोविजंस ऑफ द वेरियस स्टेट्स दिए गए हैं। प्रीलिम्स के लिए आपको मैच द फॉलोइंग के रूप में आ सकते हैं, बाकी तो जनरल बातें हैं जो आप यूज कर सकते हो, एलिमिनेट करके आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। So we have discussed this and now we will be moving in the next coming series। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं और थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन रहता है, बट वी विल डिस्कस वन बाय वन और काफी अच्छे से डिस्कस होगा सो दैट कंफ्यूजन ना आए। सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर सीरीज, वी विल बी अपलोडिंग दीज लेक्चर्स वेरी शॉर्टली। सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।